नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, और आप देख रहे हैं आपका फैमिली चैनल मेडल स्कॉलर। विद्यार्थियों, बात चाहे आरपीएससी की हो, आरएसएसबी, यूजीसी नेट, राजस्थान पुलिस एसआई या हिंदी ट्रांसलेटर या ईओआरओ एग्जाम की, राज्य मानवाधिकार आयोग हर किसी के सिलेबस में होता है, यानी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये एसएचआरसी ऐसा विषय है जिस पर प्रश्न बनता ही बनता है, फिर हम कैसे छोड़ सकते हैं इस टॉपिक को। यही कारण है कि आज हमने इसको चूज किया है, राज्य मानवाधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो आइए विद्यार्थियों, देखते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे और एकदम सटीक आंसर्स आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में हुबहू प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। आइए विद्यार्थियों, करते हैं चर्चा। प्यारे विद्यार्थियों, राज्य मानवाधिकार आयोग यानी एसएचआरसी की चर्चा दाहे बगाए हो ही जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत स्थापित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्यारे विद्यार्थियों, अक्सर एग्जाम में पूछने को मिलता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग जो है एसएचआरसी, वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत आता है और राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत स्थापित है। यानी राज्यों में जो मानवाधिकार आयोग होते हैं एसएचआरसी, वो राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 21 के तहत स्थापित किए गए हैं। गैर संवैधानिक है यानी सांविधिक निकाय है, यानी आपको याद रखना है कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। यही कारण है कि गैर संवैधानिक है, और सांविधिक निकाय है मतलब बाद में इसके नियम बना करके इसको स्थापित किया गया है। परामर्शकारी है, बहुसदस्यीय निकाय है, यानी परामर्शकारी इन द सेंस कि स्टेट गवर्नमेंट की बात करें या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें। सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह देता है और राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य सरकार को। यही कारण है कि इसे परामर्शकारी कहा गया है। बहुसदस्यीय निकाय है यानी एकल सदस्य नहीं है, केवल एक सदस्य नहीं होता है, 1+4 होते हैं, यानी एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं। 1999 से वर्किंग कर रहा है। जब 1999 था तब इसे 1+4 का दर्जा दिया गया था, लेकिन 2006 के बाद 1+2 कर दिया गया है, यानी एक इसमें अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। तो हाल फिलहाल की बात करें तो 1+2 सदस्य हैं, और 1999 से जब से ये लागू हुआ था, बना था राज्यों में, तब इसे 1+4 रखा गया था। आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा कि ये राज्य मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत स्थापित है, गैर संवैधानिक है, सांविधिक निकाय है, बाद में नियम बना करके किया गया है, परामर्शकारी है और बहुसदस्य है। 1999 में 1+4 था और 2006 के बाद 1+2 हो गया है। बात करें गठन की विद्यार्थियों, तो 18 जनवरी 1999 में इसका गठन हुआ और इसका मुख्यालय है जयपुर में। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, 18 जनवरी 1999, आपको याद रखना है 1999 के फेर में जब पढ़ता है तो अधिकारों की बात आती है, ऐसे करके लिंक करके आप पढ़ सकते हैं, यानी 99 के फेर में पड़ गया मतलब राज्य मानवाधिकार आयोग। तो आपको याद रखना है 1999 और 18 जनवरी को 8 और 1 9 होता है, इस तरह से 1999। तो ऐसे करके लिंक करेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगी, डेट भूलेंगे नहीं। मुख्यालय है जयपुर में। कार्य प्रारंभ किया था 23 मार्च 2000 को। स्थापित हुआ, गठन हुआ 18 जनवरी 1999 को, लेकिन कार्य प्रारंभ हुआ है 23 मार्च 2000 को। तो ये दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो गठन की 18 जनवरी 1999 और कार्य आरंभ किया है वो 23 मार्च 2000 को। योग्यता क्या होगी अध्यक्ष के लिए, क्या होगी सदस्यों के लिए, आइए देखते हैं। बात करें अध्यक्ष की, तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हो सकता है। अध्यक्ष हमेशा राज्य मानवाधिकार आयोग के जो भी अध्यक्ष बनेंगे वो या तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होंगे या फिर होंगे अन्य न्यायाधीश। और सदस्यों की बात करें तो उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसके सदस्य होता है, यानी उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश और जिला न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश बन सकता है सदस्य। लेकिन अध्यक्ष हमेशा उच्च न्यायालय का ही सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश बनेगा। अध्यक्ष न्यायाधीश उच्च न्यायालय का ही होगा, और लेकिन सदस्यों में जिला न्यायालय का न्यायाधीश भी हो सकता है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की योग्यता आपने देख ली। अब बात करते हैं नियुक्ति की। तो हमेशा याद रखिए विद्यार्थियों, इसकी स्थापना हुई है धारा 21 के अंतर्गत, लेकिन धारा 22 में नियुक्ति का प्रावधान होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 22 में नियुक्ति है और 21 में स्थापित है।
राज्यपाल चयन समिति की सिफारिश पर इनका चयन करता है। चयन समिति में कौन कौन होते हैं? मुख्यमंत्री अध्यक्ष बनता है, गृह मंत्री होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष होता है और विधानसभा के विपक्ष के नेता, यानी 4 लोग मिलकर के इनकी नियुक्ति करते हैं चयन समिति के द्वारा। राज्यपाल नियुक्ति करता है लेकिन चयन समिति की सिफारिश पर। जब भी राज्य मानवाधिकार आयोग के चयन समिति की सिफारिश आती है तो चयन समिति में आप याद रखिएगा मुख्यमंत्री होते हैं, राज्य के गृह मंत्री होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष होते हैं और विधानसभा के विपक्ष के नेता, यानी मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, उसके अलावा राज्य के जो गृह मंत्री हैं वो इसमें शामिल होते हैं। ये चारों मिलकर के एक चयन सूची बनाते हैं और उस चयन सूची को सौंपते हैं राज्यपाल को और राज्यपाल अपने विवेक से उनकी नियुक्ति करता है। कार्यकाल की बात करें विद्यार्थियों तो 3 साल या 70 वर्ष दोनों में से जो पहले होता है वो आता है। अब कार्यकाल कौन सी धारा में दिया हुआ है? तो धारा 24। मैंने आपको बताया राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापित हुआ है धारा 21 के अंतर्गत और इसकी नियुक्ति होती है धारा 22 में और कार्यकाल दिया हुआ है धारा 24 में। साथ ही हटाने की जो प्रक्रिया है वो 23 में है। तो ये 4 धाराएं आपको याद रखनी है। 21 में स्थापित हो गया, 22 में आपका इसकी योग्यताएं आ गई नियुक्ति के रिगार्डिंग और 23 के अंतर हटाने की प्रक्रिया आ गई और कार्यकाल आ गया 24 में। तो ये आपको याद रखना है। तो कार्यकाल जैसा कि मैंने बताया आपको 3 साल या 70 वर्ष दोनों में से जो पहले हो वो आता है। विद्यार्थियों हम केवल की नोट्स आपको देते हैं, शॉर्ट बना के देते हैं, कोई भी प्रश्न छूटता नहीं है। इससे होता ही है कि एग्जाम में आप जल्दी से इसका रिवीजन कर पाएंगे, यानी 2x स्पीड में जब आप वीडियो को देख लेंगे तो मुश्किल से 5 से 7 मिनट में आपका रिवीजन हो जाता है एक छोटे टॉपिक पे और एक प्रश्न हमेशा आपको देखने को मिलता ही है। त्यागपत्र की बात करें तो जो नियुक्ति करता है जनरली उसी को त्यागपत्र दिया जाता है। तो यहाँ नियुक्ति राज्यपाल को द्वारा की जाती है तो त्यागपत्र भी राज्यपाल को दिया जाता है। हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति। हटाने की प्रक्रिया जैसे मैंने आपको बता दिया कि धारा 23 में दिया हुआ है और किस ग्राउंड पर हटा सकता है? कदाचार, असमर्थता, दिवालियापन और पागल, यानी आचरण ठीक नहीं हो, असमर्थता हो जाए यानी वो अपने पद को निर्वाह करने में समर्थ हो जाए, दिवालिया हो जाए या पागल हो जाए तब जा करके, या फिर लाभ का पद धारण कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाभ का कोई और पद पर हो तो भी हटा सकते हैं। वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को दी जाती है धारा 25 के अंतर्गत। याद रखिएगा धारा 25 में है राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपना। तो वेतन और भत्ते की बात करें तो 2,50,000 अध्यक्ष को मिलता है और 2,25,000 सदस्यों को दिया जाता है। वेतन भत्तों में 2,50,000 है अध्यक्ष को और 2,25,000 सदस्यों को। अब बात आती है विद्यार्थियों इसके कार्यों की कि आयोग क्या क्या कार्य करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग आइए देखते हैं। पहला काम करता है जांच कर सकता है लेकिन दंड नहीं दे सकता। याद रखना विद्यार्थियों जांच का पावर तो है लेकिन दंड का पावर नहीं है। जेल में मानवाधिकारों की जांच कर सकता है, 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता, सैन्य संबंधी मामलों की जांच नहीं कर सकता, यानी 1 साल से पुराने अगर कोई मामला चल रहा है तो उसकी जांच राज्य मानवाधिकार आयोग नहीं कर सकता। साथ ही सेना से जुड़े मामलों के भी राज्य मानवाधिकार आयोग जांच नहीं कर सकता। स्वतः संज्ञान ले सकता है, सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, यानी इन्हें जांच के दौरान सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है लेकिन दंड का प्रावधान नहीं है। स्वतः संज्ञान लेकर भी जांच कर सकते हैं, यानी कहीं पर भी अखबार में न्यूज आई या कुछ भी आया तो ये किसी की रिपोर्ट का इंतजार नहीं करेंगे, किसी ऑर्डर की इंतजार नहीं करेंगे, स्वतः संज्ञान लेकर जाँच कर सकते हैं। स्वयं की जाँच एजेंसी एक सचिव होता है और एक पुलिस आईजी होता है। एक इनकी स्वयं की जांच एजेंसी होती है राज्य मानवाधिकार आयोग की, उसमें एक तो सचिव रहता है और एक आईएएस ऑफिसर होता है सचिव में और एक पुलिस आईजी रैंक का होता है। तो इस तरह से जांच एजेंसी होती है जो मिलकर के जांच करती है। वर्तमान जो अध्यक्ष है वो हैं श्री गोपाल कृष्ण व्यास। याद रखिएगा वर्तमान के अध्यक्ष हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के राजस्थान में, वो है श्री गोपाल कृष्ण व्यास। सेवा शर्तों की बात करें तो धारा 25 के अंतर्गत दी हुई है जिनमें निर्धारण करती है राज्य सरकार, यानी कौन कौन सी इनकी ड्यूटीज होंगी इन सब का निर्धारण होगा राज्य सरकार के द्वारा। बात करें शिकायतों के पंजीकरण की तो इसमें किसी भी माध्यम से शिकायत पंजीकृत करा सकते हैं, फ़ोन पे करा सकते हैं, डाक के द्वारा करा सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से मिलकर के अपनी शिकायत दे सकते हैं। किसी भी भाषा में कोई फीस नहीं है। वह पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति और अंतरिम सहायता की अनुशंसा राज्य सरकार से भी कर सकता है और दोषी लोक सेवक के विरुद्ध शिकायत भी करता है। यानी आप याद रखिए
इनमें शिकायतों के पंजीकरण में आप किसी माध्यम से कर सकते हैं, फ़ोन, डाक, मेल या मिल करके भी दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात विद्यार्थियों की शिकायत किसी भी भाषा में की जा सकती है, भाषा पर कोई प्रतिबंध नहीं है और इसकी कोई भी फीस नहीं लगती है। पीड़ित व्यक्ति को इसकी मुआवजा भी दिलाने में मदद करती है राज्य सरकार से। साथ ही अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जो दोषी है तो उसके विरुद्ध शिकायत भी करता है राज्य मानवाधिकार आयोग। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अब तक कौन कौन रह चुके हैं, आइए देखते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, जिससे आपको एग्जाम में ये प्रश्न अधिकतर मिलता है। तो यह आपका गलत नहीं होगा क्योंकि आप हैं मेडल स्कॉलर पर। विद्यार्थियों, पहले मैं नाम पढ़ता हूं, फिर हम ट्रिक पे बात करेंगे। पहले जो अध्यक्ष रह चुके हैं वो है कांता कुमारी भटनागर, सैयद सगीर अहमद, नगेंद्र कुमार जैन, प्रकाश टाटिया और गोपाल कृष्ण व्यास। गोपाल कृष्ण व्यास जी जो है जनवरी 2021 से अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं और अभी भी गोपाल कृष्ण व्यास ही हैं। याद कैसे करेंगे, आइए देखते हैं, ट्रिक बताता हूं। कांता नाम की लड़की किसी की सगी नहीं है, वह भले ही वह नगेंद्र हो, प्रकाश हो या गोपाल हो। कांता नाम की लड़की किसी की सगी नहीं है, भले ही वह नगेंद्र हो, प्रकाश हो या गोपाल हो। बस आपका ट्रिक काम कर गया। आपको याद करना है, कांता नाम की लड़की किसी की सगी नहीं है, भले ही वो नगेंद्र हो, प्रकाश हो या गोपाल हो। चारों अध्यक्ष या आपके पांचों के पांचों अध्यक्ष आपके याद हो गए। कांता कुमारी याद हो गई कांता नाम की लड़की से। उसके बाद सैयद सगीर अहमद याद हो गया, किसी की सगी नहीं है, मतलब सगी मतलब सगीर अहमद। सैयद सगीर अहमद से सगी से आ गया सैयद सगीर अहमद। उसके बाद नगेंद्र से आ गया नगेंद्र कुमार जैन, प्रकाश से आ गया प्रकाश टाटिया और गोपाल कृष्ण व्यास से आ गया गोपाल। तो विद्यार्थियों, यही तो विशेषता है मेडल स्कॉलर की, जो ट्रिक के माध्यम से आपको जहां भी परेशानी आती है याद करने की, वो हम याद करा देते हैं आपको। तो एक बार फिर देखते हैं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों को याद करने की ट्रिक, जिसमें हमने लिखा है कांता नाम की लड़की किसी की सगी नहीं है, भले ही वह नगेंद्र हो, प्रकाश हो या गोपाल हो। को कांता से आ गया कांता कुमारी भटनागर, सैयद सगीर अहमद, सगी से आ गया सैयद सगीर अहमद और नरेंद्र से नगेंद्र कुमार जैन, प्रकाश से प्रकाश टाटिया और गोपाल से गोपाल कृष्ण व्यास। तो देखा विद्यार्थियों, कितनी इजी तरीके से हम आपको याद करा देते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान राज्य मानवाधिकार अध्यक्षों के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे। तो HR कुड़ी, ये 1 जून 2012 में बने थे और ये प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे HR कुड़ी। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर क्या होता है, अध्यक्ष का पद जब रिक्त होगा तो राज्यपाल सदस्यों में से कार्यवाहक अध्यक्ष चुनेगा, यानी राज्यपाल ही चुनेंगे कार्यवाहक अध्यक्ष और जो सदस्य होंगे उनमें से जो वरिष्ठ होगा उसको बना दिया जाता है। जस्टिस सैयद सगीर अहमद राज्य मानवाधिकार आयोग के एकमात्र ऐसे अध्यक्ष हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं, यानी हाई कोर्ट के जो न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं वो है जस्टिस सैयद सगीर अहमद। वो अध्यक्ष हैं और अपने न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार की जो पत्रिका निकलती है वो है मानवाधिकार संदेश। याद रखिएगा, त्रैभाषिक पत्रिका है, 3 भाषाओं में निकलती है और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पत्रिका आपसे पूछी जा सकती है। अभी तक ये पूछी नहीं गई है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, यही कारण कि मेडल स्कॉलर ने इसे ढूंढ करके निकाला है केवल आपके लिए। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पत्रिका का नाम मानवाधिकार संदेश है और एग्जाम में हूबहू आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग को दंतहीन बाघ या कागजी शेर की संज्ञा HS दत्तू ने दी। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है विद्यार्थियों कि राज्य मानवाधिकार आयोग को दंतहीन बाघ या कागजी शेर की संज्ञा किसने दी है, HL दत्तू ने। तो आप याद रखिएगा, HL दत्तू ने राज्य मानवाधिकार आयोग को दंतहीन बाघ या कागजी शेर कहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद का गठन 10 दिसंबर 1948 को हुआ। UNHRC आपने बहुत बार सुना होगा, UNHRC का गठन 10 दिसंबर 1948 को हुआ, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो मनाते हैं 10 दिसंबर को मनाते हैं क्योंकि इस दिन UNHRC का गठन हुआ था 10 दिसंबर 1948 को। अब बात करते हैं मानवाधिकार दशक की। तो जनवरी 1995 से लेकर दिसंबर 2004 तक UNO द्वारा मानवाधिकार दशक के रूप में मनाया गया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि UNO द्वारा मानवाधिकार दशक कौन से साल के बीच में मनाया गया, तो 1995 से आपको 2004 तक मनाया गया।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 10 अक्टूबर 1993 को हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली में है और प्रथम अध्यक्ष बने हैं रंगनाथ मिश्र। यानी ये तो हमने अभी तक बात की थी राज्य मानवाधिकार आयोग की, बट हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, तो 10 अक्टूबर 1993 को, और मुख्यालय है नई दिल्ली में, प्रथम अध्यक्ष बने हैं रंगनाथ मिश्र। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं विद्यार्थियों, वो आप याद रखिएगा, इनकी फुल फॉर्म हमेशा पूछी जाती है। 3 ही फुल फॉर्म मैं आपके लिए लेकर के आया हूं और तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएनएचआरसी का अक्सर पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, इसमें कमीशन वो दे देता है ऑब्जेक्ट में, लेकिन आपको याद रखना है कमीशन नहीं होता है यूएनएचआरसी, आपको काउंसिल लिखना है। क्योंकि आप मेडल स्कॉलर से जुड़ गए हैं तो ऐसी छोटी छोटी गलतियों से आशा करता हूं आप बचेंगे। क्योंकि एनएचआरसी में कमीशन है, एसएचआरसी में कमीशन है और विद्यार्थी सी को देखते ही कमीशन मारता है, लेकिन आपको नहीं करना है गलती। यूएनएचआरसी का मतलब है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, एनएचआरसी का है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एचएसआरसी का है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि राज्य मानवाधिकार आयोग इसके बाद आपको परेशान नहीं करेगा। एक बार रिकैप देखते हैं जल्दी से और उसके बाद एक संदेश विद्यार्थियों का नाम देख करके आज का लेक्चर को कर देंगे वाइंड अप। विद्यार्थियों, मैंने आपको पढ़ाया राज्य मानवाधिकार आयोग यानी एचएसआरसी और राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 21 के तहत स्थापित गैर संवैधानिक संवैधानिक न्याय परामर्शकारी है, बहुसदस्यीय है। 1999 में 1+4 था, 2006 के बाद 1+2 हो गया। गठन 18 जनवरी 1999, मुख्यालय जयपुर में। कार्य आरंभ हुआ 23 मार्च 2000 को। अध्यक्ष के लिए उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, न्यायाधीश होना चाहिए। सदस्यों के लिए योग्यता उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। नियुक्ति राज्यपाल करता है चयन समिति के द्वारा, जिसमें होता है मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के विपक्ष का नेता और राज्य के गृह मंत्री। कार्यकाल 3 साल या 70 वर्ष जो भी पहले हो। त्यागपत्र राज्यपाल को देता है, हटाता राष्ट्रपति है। वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। वेतन भत्ता अध्यक्ष का 2,50,000 और सदस्य का है 2,25,000। आयोग के कार्यों में मैंने बताया, स्वतः संज्ञान करके जांच कर सकता है, 1 वर्ष पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता, सैन्य मामलों की जांच नहीं कर सकता, स्वतः संज्ञान ले सकता है। स्वयं की जांच एजेंसी है जिसमें एक सचिव होता है IAS ऑफिसर और एक पुलिस IG रैंक का अहदा होता है। वर्तमान अध्यक्ष श्री गोपाल कृष्ण व्यास हैं। सेवा शर्तें धारा 25 के अंतर्गत है। किसी भी माध्यम से आप सूचना दे सकते हैं, इनको जांच के लिए किसी भी भाषा में दे सकते हैं, कोई फीस नहीं है। पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति दिलाने का काम करता है, दोषी को शिकायत करता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अब तक रहे, उनके हमने ट्रिक बता दी आपको। कांता नाम की लड़की किसी की सगी नहीं है, भले ही वो नगेंद्र हो, प्रकाश हो या गोपाल हो। कांता कुमारी भटनागर, सैयद सगीर अहमद, नगेंद्र कुमार जैन, प्रकाश टाटी और गोपाल कृष्ण व्यास। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष हमने बताया एच.आर. कुड़ी और 1 जनवरी 2012 को बने। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर राज्यपाल सदस्यों में से कार्यवाहक सदस्य नियुक्त करता है। जस्टिस सगीर अहमद राज्य मानवाधिकार आयोग के एकमात्र ऐसे अध्यक्ष रहे जिन्होंने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार की पत्रिका निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मानवाधिकार संदेश, और ये त्रैभाषिक 3 भाषाओं में निकलती है। राज्य मानवाधिकार आयोग को दंतहीन बाघ या कागज शेर किसने कहा है? HL दत्तू ने कहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद का गठन 10 दिसंबर 1948 को हुआ, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी 10 दिसंबर को मनाते हैं। मानवाधिकार दशक मैंने आपको बताया जनवरी 1995 से दिसंबर 2004 तक। राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 में बना और इसके 8 अध्याय और 43 भाग हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमसे छूट गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 में बना, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया कि 1993 में इसमें कितने अध्याय और भाग हैं? 8 अध्याय और 43 भाग हैं। विद्यार्थियों याद रखना, 8 अध्याय और 43 भाग है राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 का। कभी कभी पूछ लेता है कितने अध्याय हैं, कितने भाग हैं, तो 8 अध्याय 43 भाग हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 10 अक्टूबर 1993 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र। और 3 शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बताई थी जिनके फुल फॉर्म आपको रखनी है याद। UNHRC में याद रखना काउंसिल होता है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, और NHRC में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, SSRC में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो विद्यार्थियों, राज्य मानवाधिकार आयोग को हमने 1 नैनोसेकंड में समझकर प्रश्नों का कर देना है धुआं और आपको बिल्कुल सटीक आंसर देकर के एग्जाम में आना है। विद्यार्थियों, एक छोटी सी शिकायत मेरी आपसे है, आप लेक्चर ज़रूर देखते हैं लेकिन लाइक पर बटन को नहीं प्रेस करते हैं। मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। आज अगर जो भी विद्यार्थी इसको देख रहा है
प्लीज़ आप लाइक के बटन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमें एक प्रोत्साहन मिलेगा, हमें समझ में आएगा कि आप हमारा प्रयास पसंद कर रहे हैं या नहीं पसंद कर रहे हैं। तो आशा करता हूं कि भविष्य में आप इसे जरूर कर देंगे। अब विद्यार्थियों के नाम पर एक संदेश। प्यारे विद्यार्थियों, YouTube पर पढ़ाई का एकमात्र गारंटी वाला चैनल मेडल स्कॉलर है। हम हिंदी साहित्य की बहुत डीपली तैयारी कराते हैं, की नोट्स के साथ कराते हैं, हैंड रिटन नोट्स देते हैं, बिल्कुल एग्जाम के अंदर आप एक बहुत ही कम समय में उसका रिवीजन कर पाएं ऐसे नोट्स बना करके देते हैं। विद्यार्थियों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जुड़ें, इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एक एक कंटेंट को जुटाना पड़ता है। फिर हम भी कट पेस्ट के ज़माने में और लोगों की तरह PPT से आपको पढ़ा सकते थे, लेकिन उस ट्रैक पे हमको जाना ही नहीं है। मेडल स्कॉलर से जुड़ने वाले हर विद्यार्थी का भला हो और वो हमेशा अव्वल करे एग्जाम में और 2024 में सरकारी नौकरी प्राप्त करे, ऐसी आशा के साथ हम पढ़ाते हैं। आप सब हमसे जुड़ेंगे इसी आशा और विश्वास के साथ। आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।